फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को मूव करने के लिए या अपना कोई काम करने के लिए, बट ये जो फोर्स भी हम अप्लाई कर रहे हैं इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या कोई मूवमेंट होगा, क्या चेंज इन पोजीशन या लोकेशन होगी। कैरम खेलते हुए हमेशा पाउडर डाला जाता है ताकि जो गीटियां हैं वो आसानी से स्लिप करते हुए जाएं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं सोनाक्षी त्यागी मैम, यानी कि आपकी साइंस एक्सप्लोरर मैम, और मैं यहाँ पे फंडू के इस चैनल पर लेकर आई हूं आप लोगों के लिए पढ़ाई में हल्की सी मदद करने के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें जनरली बच्चों को काफी डर लगता है। लेकिन एक बात का प्रॉमिस मैं आपको जरूर करती हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद फोर्स एंड एनर्जी जिस चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी लर्निंग आप करेंगे उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप खुद ये सेल्फ असेसमेंट कर सके और एनालाइज कर सके कि आपको कहाँ कहाँ क्या चीजें समझ में आई और किन चीजों में डाउट आया। जहां कहीं भी डाउट आए प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम आपको रिप्लाई करने की अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे ये जानने के लिए कि आज के इस फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर पे हम क्या क्या फर्दर सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे देखें ध्यान से, हम जो पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एन इंट्रोडक्शन टू फोर्स, यानी कि फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है, कहां कहां हमारी लाइफ में डेली एक्टिविटीज में ये यूज में आ रहा है और इसके डिफरेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं जो हमें हर वक्त हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं। राइट, फिर हम पढ़ेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को मूव करने के लिए या अपना कोई काम करने के लिए, बट ये जो फोर्स भी हम अप्लाई कर रहे हैं इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन जो आज हम जानेंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज एनर्जी, यानी कि वो चीज जो हमें हर रोज इस बात की क्षमता देती है कि हम अपना हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। राइट, फिर हम पढ़ेंगे इस एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फॉर्म्स। फिर हम जानेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। राइट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ऑल्सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो एनर्जी है इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये एनर्जी मिल रही है। एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस लर्निंग हम करेंगे एक फन सा क्विज। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक से विच इज दी फोर्स। तो फोर्स बच्चा पार्टी सिर्फ इतना होता है कि जहां आप किसी चीज को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। So, what is force? It is push or pull of an object considered as a force. Simply सिर्फ इन दो वर्ड्स को याद कर लीजिए, यानी कि पुश धकेलना, पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना। इमेजिन करो आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, वहां आए हैं आइसक्रीम वाले भैया और बहुत लंबी सी लाइन लग गई, बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, और आपको तो चाहिए आइसक्रीम, आपको डर लग रहा है कि भाई आइसक्रीम बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी, तो यूं धक्का मुक्की करते हुए हम सबसे आगे पहुंच जाते हैं ना। करना नहीं चाहिए बट सभी करते हैं बचपन में, है ना, मैंने भी किया है। तो इसी को ये सिंपली ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अलमारी को खोलना या बंद करना हो, दरवाजे का खोलना या बंद करना हो, ड्रॉर्स का खोलना या बंद करना हो, हर जगह हम या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। और इन दोनों ही एक्शन से हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आपने एक चीज नोटिस की, जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, मिनिमम एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन ऑर्डर टू अप्लाई फोर्स, इन ऑर्डर टू सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। राइट, सो ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखिए कि फोर्स अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो आई होप आपको फोर्स के बारे में यहां तक समझ में आया हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड और जानते हैं फोर्स के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन। नाउ ये जो फोर्स होता है इसके पास होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि एक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है, और होता है डायरेक्शन, यानी कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड, टुवर्ड्स द टॉप or towards bottom. So this is basically known as the direction of force. And since force has both magnitude as well as direction, force is said to be a vector quantity. क्योंकि उसके पास एक numerical value as well as direction है, उसे vector quantity कहा जाता है। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या है, कैपिटल F। यूनिट यानी कि फोर्स को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, जैसे वेट को एक्सप्रेस करने के लिए आप ग्राम, केजी, इन सब चीजों का यूज करते हो, क्विंटल, लीटर्स, राइट, लीटर्स आप वॉल्यूम के लिए यूज करते हो, ऐसे ही एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, किसके नाम पे रखी गई है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे ये ऐसा यूनिट रखी गई, और इस यूनिट को भी जब आप एक्सप्रेस करते हो आप यूज करते हो कैपिटल एन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि कहीं पे 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा जो वैल्यू है आपको तीन चीजें बताती है। पहली ये कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो 50 आपको नजर आ रहा है, उसके पास एक डायरेक्शन है, यानी कि किस डायरेक्शन में वो अप्लाई किया जा रहा है, एंड फोर्स की यूनिट विच इज द न्यूटन। सो आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हुआ होगा अबाउट फोर्स, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आप ये पूछोगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि फोर्स क्या है, फोर्स को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम क्या ऐसा यूनिट यूज करते हैं, लेकिन मैम इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए बच्चा लोग आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है जहां पर लिखा गया है फोर्स इज इक्वल टू मास into acceleration, that is mass multiplied by acceleration. Now what exactly is mass? Mass is the amount of matter present in an object or a body on which the force is being applied. Mass क्या होता है किसी भी बॉडी का, कि उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, on the other hand acceleration is the rate of चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी, यानी कि कितनी तेजी से स्पीड या वेलोसिटी है किसी बॉडी की जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे यूनिट को या ऐसे को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ दिस फोर्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन, ये मैं बता चुकी हूं, और इसकी दूसरी जो यूनिट है जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो वो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाई केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बिकॉज मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस यूनिट का इस्तेमाल करके विच इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन का इस्तेमाल करके फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, जो फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो आई एम श्योर यहां तक आपको फोर्स के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि अगर आप ध्यान से इस इमेज में देखें, एक टीम ए है, ठीक है, एंड ओवर हियर यू कैन सी टीम बी। ठीक है, और टीम ए और टीम बी दोनों ही 200 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्या यहां पे कोई भी मूवमेंट होगा? क्या इस सिचुएशन में कोई भी नेट फोर्स अप्लाइड है? नहीं। Net force is equal to 0 in such a condition and such forces are said to be balanced forces, क्योंकि यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो कट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एंड द नेट फोर्स विल कम आउट टू बी 0.
and hence such kind of forces are called as balanced forces. अब एक बार definition भी देख लेते हैं. So when the force applied on a body from both directions is the same, the total force is said to be balanced as no movement takes place. कोई movement नहीं होती. Also the net force becomes zero. So such kind of forces are said to be balanced forces. ठीक है. अब इसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अगेन दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में फोर्स हल्का, मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है, और जिस भी डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर जाएगी. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सिचुएशन देखें, अगेन ये हमारी टीम ए है, राइट, एंड ये हमारी टीम बी है. ठीक है. अब आप देखो, टीम ए अप्लाई कर रही है 200 न्यूटन्स फोर्स इस डायरेक्शन में, एंड टीम बी अप्लाई कर रही है 100 न्यूटन्स फोर्स इस डायरेक्शन में. तो इफेक्टिव जो नेट फोर्स है, पहली चीज यहां पर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे 100 न्यूटन्स फोर्स कम अप्लाई हो रहा है इसके कंपैरिजन में, और इसीलिए टीम बी मूव कर जाएगी इस तरफ जहां पर मैग्नीट्यूड फोर्स का ज्यादा है. तो यहां नेट फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन्स, बट इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो सच फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस. एक बार हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. When the force applied from either direction causes the body to move in one particular direction, then the total force acting on the body is said to be unbalanced. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में याद करने के लिए. पहली चीज, नेट फोर्स विल नेवर बी इक्वल टू जीरो व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा कोई ना किसी टाइप का मूवमेंट आपको जरूर नजर आएगा. On the other hand, balanced forces, the net force is always equal to zero and no movement takes place. ठीक है. सो आई होप आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और अगर आया है तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट्स मोशन, यानी कि मूवमेंट, यानी कि उसका चेंज ऑफ पोजिशन, इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है. आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या कोई मूवमेंट होगा, क्या चेंज इन पोजीशन या लोकेशन होगी. लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट. ए ऑप्शन कह रहा है इट मूव्स, बी ऑप्शन कह रहा है इट स्टॉप्स, सी कह रहा है इट रिमेन्स कांस्टेंट, डी कह रहा है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट गायब ही हो जाएगा. तो आप आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में. इतने हम आगे चल के देखते हैं दैट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. And the answer is that the object moves. As I said earlier as well, unbalanced force जहां पे भी apply होगा, since net force is not equal to zero, movement will always and always take place. ठीक है. Hence the object moves. Okay, very nice, very nice. ठीक है भाई. अब हमने इतना तो जान लिया कि फोर्स पुश या पुल है. फोर्स को हम कैसे, कौन से सिंबल से सिग्निफाई करते हैं, क्या यूनिट यूज होती है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट. अब हम ये जानेंगे कि फोर्स के क्या क्या असर होते हैं, यानी कि क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और किस तरह ये हमें हेल्प करता है फोर्स को यूज करने के लिए रोज की जिंदगी में. ठीक है. नाउ फोर्स हैज डिफरेंट इफेक्ट्स, वन ऑफ विच इज फोर्स कैन मेक अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव. अगर आपके सामने मैं फुटबॉल रख दूं जो कि स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, एंड इफ यू किक इट इन एनी डायरेक्शन इट विल मूव, राइट. आपने किक करके क्या किया? यू पुश द बॉल अवे. आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया. तो किसी भी बॉडी एट रेस्ट, स्टेशनरी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट पर्टिकुलर बॉडी विल मूव बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड, राइट. दूसरा क्या इफेक्ट होता है? इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन. कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज कीजिए कार में जा रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं, सो द बॉडी विल स्टॉप, राइट. द साइकिल विल स्टॉप और द कार विल स्टॉप. तो आपने एक मूविंग बॉडी पे
फोर्स अप्लाई करके उसे कंप्लीट स्टॉप पे ले आए, रेस्ट पे ले आए, ठीक है। या फिर आप स्पीड को स्लो कर सकते हो, है ना, यानी कि स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो। तो ये भी एक इफेक्ट होता है फोर्स का, राइट। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड सी द अदर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एज वेल। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आप फोर्स और अप्लाई कर दो तो उस बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेट यानी कि यहां आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। इमेजिन करो, शाम में खेलने गए थे और सडनली टाइम देखा, अरे बाप रे इतना ज्यादा टाइम हो गया, अब तो मम्मा डांट लगाएंगी, टाइम पे पहुंचना था, है ना। तो अपने आप ही पेडल पे बहुत जोर जोर से नहीं मारने लगते हम पैर कि फटाफट से पहुंच जाए, कहीं डांट ना पड़ जाए। तो ये जो आप फोर्स अप्लाई करके पेडल पे अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है जिसकी वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है? इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कार का जो स्टीयरिंग व्हील है, लेफ्ट या राइट जाने के लिए आप उससे अपनी कार की डायरेक्शन बदलते हो, तो आप स्टीयरिंग व्हील पे क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ऐसी साइकिल पे जो आपका हैंडल है उसे आप मूव कर सकते हो लेफ्ट या राइट, क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्यों? ताकि डायरेक्शन चेंज कर सको, ठीक है। और क्या हो सकता है? शेप या साइज को भी आप चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। आटा गूंदना, क्ले से खेलना, किसी प्लास्टिक बॉटल को दबा देना, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन यूज फोर्स टू बेसिकली चेंज द शेप और द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमने बात की अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब मैंने आपको बताया था कि भाई फोर्स हमारे चारों तरफ हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन वेदर the objects on which the force is being applied they are in physical contact with each other or not। यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या वो एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है या नहीं। एंड बेस्ड ऑन दिस द फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कॉन्टैक्ट यानी कि जहां पर फिजिकल कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट्स, और नॉन कॉन्टैक्ट जहां पे फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है एंड स्टिल द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इट एक्ट्स थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। या तो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट है, इसीलिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? पहला होता है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल एंड मैकेनिकल फोर्स, राइट। इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि एक्ट करते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, जहां पे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। अब ये सारे ही एग्जांपल्स दोनों ही टाइप्स ऑफ फोर्सेस के हम एक एक करके पढ़ेंगे इन डिटेल, राइट। सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद नोइंग अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें भी हम पहला पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग बाय योर बॉडी, यानी कि आप अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो हेवी ऑब्जेक्ट्स उठाना हो, राइट। ऑल at all times when you are performing these actions, you are using your muscles to apply the force on another object, and such type of force is called as muscular force। और ये फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होता है, ओके। सेकेंड फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होता है? इट अपोजेज मोशन। अपोज यानी कि जो आपके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये एक्ट करता है बिटवीन टू सरफेसेस, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप मूव करने की कोशिश करते हो किसी सरफेस पे, फ्रिक्शन फोर्स उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके आपको रोकने की कोशिश करता है। तो आप थोड़ा और फोर्स लगाते हो और तभी आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। दिस इज द रीजन इट इज सेड कि फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स अस टू वॉक ऑन सरफेसेस। अब एक बात बताओ,
क्या आपके लिए आसानी होगी खुरदरी सड़क पे चलना या एक ऐसे फर्श पे जहां पर तेल गिरा हुआ हो या पानी गिरा हुआ हो? तो ऑफ कोर्स योर आंसर इज गोइंग टू बी खुरदरी सड़क, यानी कि रफ सरफेस। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो रफ सरफेस है वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, because of which it becomes easier for us to walk on a rough surface, and smooth surface पे force of friction कम होता है, because of which we tend to slip and fall। ठीक है, हम स्लिप बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी कि कैरम खेलते हुए हमेशा पाउडर डाला जाता है ताकि जो गीटियां हैं वो आसानी से स्लिप करते हुए जाएं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है वो पाउडर। ठीक है, अब एक डिसएडवांटेज भी है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। हमें मदद तो कर रहा है चलने में, लेकिन जब ये हमें मदद कर रहा है उल्टे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है हीट, जिसकी वजह से होता है वेयर एंड टेयर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक पॉइंट के बाद जो चप्पल या जूते हैं वो नीचे से फटने लगते हैं। तो उसके पीछे रीजन है ये फ्रिक्शन फोर्स विच कॉजेज वेयर एंड टेयर। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रिक्शन फोर्स की। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज मैकेनिकल फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द मशीन्स। तो दुनिया भर की जितनी भी मशीन्स, चाहे आपके घर में हो, फैक्ट्रीज में हो, इंडस्ट्रीज में हो, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, राइट, एंड ऑल दोज पार्ट्स आर वर्किंग टुगेदर एंड अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर इन ऑर्डर फॉर द वर्क टू बी डन प्रॉपरली। और वहां पर जो फोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है वो है मैकेनिकल फोर्स। तो ये सारी बात हो गई कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड कवर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। अट्रैक्टिव यानी कि जो अपनी तरफ खींचता है, विच पुल्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हर एक बॉडी यूनिवर्स में, चाहे वो प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, हम खुद हो, हर एक चीज इज बेसिकली अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स यू। ठीक है, और वो क्या फोर्स अप्लाई कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो ये वो फोर्स है विच इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एवरी बॉडी बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू रिमेन ऑन द अर्थ सरफेस। आपने हमेशा एक चीज नोटिस की होगी कि चाहे कोई भी फ्रूट, फ्लावर कितनी ही ऊंचाई पर किसी ट्री पे या प्लांट पे लगा हो, हमेशा गिर के जब गिरता है तो नीचे ही आता है। कोई भी चीज आप ऊपर हवा में उछालते हो वो भी हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी, अपने फोर्स से, अपने अट्रैक्टिव फोर्स से उन सारे ही ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर रही है। सो व्हाट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय अर्थ? द ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के केस में हम इसे कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज एक्सर्टेड बाय a charged body on another charged or uncharged body। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये इमेज, जो आपने कई बार एज अ मैजिक ट्रिक अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स को करके भी दिखाया होगा, जहां पर आप कंघी को अपने सूखे भालों में जब लेके जाते हो और उसी कंघी को जब आप कुछ बिट्स ऑफ पीसेस पेपर के पास लेके जाते हो, तो क्या होता है? वो पेपर मैजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। इवन दो कंघी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उन पेपर के साथ, फिर भी वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कंघी को अपने बालों में से लेके गए तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई और इस वजह से उसने अट्रैक्ट किया उन पेपर के पीसेस को अपनी तरफ। तो ये जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। थर्ड काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और अ पीस ऑफ आयरन। अब इसके लिए भी मैग्नेट को आयरन या दूसरे मैग्नेट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप दो मैग्नेट की पीसेस को थोड़ा सा अपने से एक दूसरे से दूर भी रखोगे तो भी आपको ये चीज फील होगी कि वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, एंड सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। और यही रीजन है कि ये फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। अब फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। Which force is responsible for the moon orbiting the earth?
कौन सा फोर्स है जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है? एंड योर ऑप्शंस आर मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बोथ ए एंड बी। आप आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, इतने हम देखते हैं आगे चल के कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में, इट इज एक्टिंग बिटवीन दोज बॉडीज एंड इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सो हेंस द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हमने फोर्स के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, विच इज एनर्जी। क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की कि किसी दिन आप अपनी कोई मील स्किप कर देते हो, सपोज आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया या लंच नहीं खाया, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपकी एनर्जी बिल्कुल नीचे चली जाती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, कहीं ध्यान नहीं लगता, कहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता, है ना। तो इसके पीछे रीजन है कि आपकी जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है, एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि क्षमता काम करने की, इसी को हम एनर्जी बोलते हैं, बिल्कुल साफ सिंपल शब्दों में। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू डू वर्क। और कितना वर्क हम कर पाते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क, इट डिपेंड्स अपॉन दी एनर्जी, यानी कि कितनी एनर्जी है। इसलिए कहा जाता है कि खूब सारे फल और सब्जियां खाओ, हेल्दी हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा मैगी बर्गर पिज्जा से दूर रहो, उतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, नाउ एनर्जी जो है वो चेंज करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि इस एनर्जी के भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलती है, जो हम आगे देखेंगे कैसे, राइट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि नीदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ना ही हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, नीदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी। प्लीज इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट टाइप इज द सोलर एनर्जी, यानी कि हमारा सन, द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल ऑन अर्थ, क्योंकि इससे मिलती हुई सोलर एनर्जी की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, राइट। इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर देयर ऑन द अर्थ। हम इसका किस तरह यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर कुकर्स, जहां पे हम सन से मिलती हुई हीट सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कुकर्स में खाना पका सकते हैं। सोलर हीटर्स यानी कि पानी गर्म कर सकते हैं, और सोलर पैनल जो आप यहां देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी जहां पर पोल्यूशन कम से कम हो रहा है और सस्टेनेबल है, ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी का यूज हम कर रहे हैं, राइट। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी पे, विच इज दी हीट एनर्जी, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो आपको फीलिंग देती है ऑफ वार्मथ और हॉटनेस, यानी कि जिसके पास जाके आपको गर्माहट महसूस हो, वहां पर प्रोड्यूस हो रही है हीट एनर्जी, राइट। एग्जाम्पल्स आर कुकिंग फूड कुक करने के लिए आप स्टोव पे जब खाना रखते हो तो जो फायर है वो प्रोवाइड करती है हीट उस खाने को पकाने के लिए। सेम वे आप खाने के सामान को गर्म करते हो माइक्रोवेव में डाल के, जो कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है सो दैट खाना गर्म हो सके। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नाउ मूविंग अहेड, केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन बैटरीज, यानी कि वो बैटरीज जो आप अपने रिमोट्स में, प्ले स्टेशन में, इन सब जगहों पे डाल रहे हो, लैपटॉप्स, हर जगह जहां भी ये बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं, और इनमें स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी। एंड नॉट जस्ट बैटरीज, इन फैक्ट
फूड, यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि खाना अगर स्किप हो जाए तो एनर्जी का लेवल डाउन होता चला जाता है। खाने में क्या स्टोर्ड है? केमिकल एनर्जी, और यही वो एनर्जी है जो फाइनली जब हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि जब हम खाते हैं, तो हमें क्षमता देती है काम करने की। तो फूड ऑल्सो हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। सो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, राइट। नाउ मूविंग अहेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल्स, यूज टू ड्राइव व्हीकल्स, जैसे कि आपके जो ई व्हीकल्स होते हैं, राइट, रन मशीन्स, लाइट अप बिल्डिंग्स एंड होम। अपने घरों में जो हम ट्यूबलाइट्स, फैंस, बल्ब्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके ही हम ये सारे अप्लायंसेस चला पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी। वाई? बिकॉज अगेन यहां पे द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज way less than what is produced by coals and petrol and natural gas, ठीक है। Now, wind energy obtained from moving air, which is called as wind. जहां पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देख सकते हो विंड मिल्स का। तो ये विंड मिल जो आपको यहां नजर आ रहा है, जब एयर मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ विंड, ये विंड मिल मूव करता है, ठीक है, इट रोटेट्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग मोशन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है घरों में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। तो इस तरीके से विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी, अगेन अ फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी, ठीक है। यहां पर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रनिंग और फॉलिंग वाटर, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डैम। तो अगर आप यहां इस इमेज में देखें, डैम में बहुत ऊंची हाइट से पानी को नीचे गिराया जाता है टरबाइंस पर, ठीक है, और जब ये टरबाइंस रोटेट करती हैं तो ये प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड अगेन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल होम्स, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। सो दिस इज हाउ हाइड्रो एनर्जी, यानी कि वाटर से मिलती हुई एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगेन अ वेरी फन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकल फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू which form of energy from the given option? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फैन क्या करता है? इट मूव्स। और मूविंग एनर्जी को हमने क्या बताया था? आप आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, इतने मैं आपको यहां आंसर बताती हूं, एंड द आंसर इज मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स और मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, ठीक है। सो हियर इन इलेक्ट्रिक फैन the electrical energy is converted into mechanical energy, ठीक है। another question for all of you, पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है energy can be created, right, and second statement is trying to say energy is needed to perform work। आपको यहां ऑप्शंस दिए हैं, तो आप फटाफट से ऑप्शन देख के आप आंसर मार्क करो और बताओ मुझे क्या आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेटमेंट 1 से, ठीक है। Energy can be created. Absolutely wrong. According to the universal law of energy, energy can neither be created nor destroyed. It can only change its form from one to another. है ना? ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट 2, एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म वर्क। बिल्कुल सही बात है भाई, बिना एनर्जी के हम कैसे अपना काम कर पाएंगे? कैसे रोज इतनी शैतानी बदमाशी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और खूब सारी मस्ती भी करेंगे, है ना? तो इसीलिए ये आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में मिलती है, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट यू कैन यूज दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी अगेन एंड अगेन, राइट। इसीलिए इसे इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। इट डज नॉट रन आउट। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? लेट्स सी। इसके एग्जाम्पल्स हैं भाई आपका सन,
यानी कि सोलर एनर्जी जो आपको मिल रही है, विंड यानी कि विंड एनर्जी जो आपको मिल रही है, एंड वाटर यानी कि हाइड्रो एनर्जी जहां से आप डिराइव कर रहे हो, राइट। तो ये बात हो गई रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि यहां इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज, यानी कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में ये नेचर में हमें मिलती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर दिस विल रन आउट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल एनर्जी एज वेल। इट मे बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि इट विल रन आउट, खत्म हो जाएगी सून, राइट। सो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर, यू कैन सी ओवर हियर, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये बात हो गई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया, राइट। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है। अब पढ़ते हैं द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं एनर्जी के जो हमें ये सारी एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सन, जहां से हमें मिलती है सोलर एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑन अर्थ, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस जो है इसी एनर्जी की वजह से पॉसिबल हो पाता है, विच इज फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू वो बनाते हैं खाना और ऑक्सीजन, जिसके बिना हम में से कोई जिंदा नहीं रह सकता। और इस प्रोसेस के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सनलाइट, ठीक है। Food, again, without this we will not be able to survive. Without this we will not have any energy to do our daily routine or daily activities. Third is fuel, यानी कि जो आप पेट्रोल या डीजल इन सब का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को, बसेस को, ट्रक्स को चलाने के लिए, यहां पर हर जगह फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैंने कुछ ऐसे टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स, जो आज के वीडियो में यूज हुए, आज के चैप्टर में यूज हुए, ठीक है, जिन्हें मैंने इस कीवर्ड्स के सेक्शन में डाला है, जैसे कि मास, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, अपोज, एक्सटिंक्ट। यहां आप आके आपको किसी भी वर्ड में दिक्कत आती है उसकी डेफिनेशन जानने के लिए आप यहां आ सकते हैं एंड यू कैन ईजिली सी दी डेफिनेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, सो प्लीज काइंडली फोकस ऑन दीज डेफिनेशंस। ऑल्सो मैंने आप लोगों के लिए जो आज पूरा चैप्टर ऑन फोर्स एंड एनर्जी है उसके लिए बनाए हैं माइंड मैप्स, अ वेरी इजियर एंड सिंपलर वे टू गो थ्रू समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, टू रिवाइज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। उन्हीं को कहते हैं माइंड मैप्स। कैसे? अब आप देखो, फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, पुश एंड पुल होता है, राइट। सिंबल F, इसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, SI यूनिट है इसकी न्यूटन, ठीक है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट, यू कैन सी देम ओवर हियर। फिर हमने पढ़ा कि कौन से टाइप्स, 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, और उनके अपने इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स। तो यहां पर आके आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जब आपके पास रिवीजन का टाइम हो, तो आप यहां आके रिवाइज कर सकते हो। इसी तरह अगर आप देखो तो एनर्जी का भी माइंड मैप आपके लिए बना हुआ है, विच इज द कैपेसिटी टू डू वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी, राइट। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, द डिफरेंट फॉर्म्स एज वेल एज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो दिस इज फॉर योर बेनिफिट कि ये माइंड मैप्स बनाए गए हैं। अब फाइनली टाइम आता है क्विज का, यानी कि आज हमने फोर्स एंड एनर्जी में जितनी भी लर्निंग की, इसके बेसिस पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, जो मैं आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो जब आप इस वीडियो को देखें तो पॉज करके आंसर पहले लिखिएगा और फिर देखिएगा कि आंसर किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। The process of converting light energy into chemical energy is called what? Photosynthesis, heating, moving और combustion। आप आंसर लिखिए अपने नोटबुक्स या नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड मीनवाइल मैं यहाँ पे आंसर आपको दिखाती हूँ। The process of converting light energy into chemical energy is called photosynthesis। मैंने पहले भी बताया था, सन विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
द सर्वाइवल ऑन अर्थ, जिसमें प्राइमरी जो प्रोसेस उसके थ्रू ड्राइव किया जा रहा है वो है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट्स बनाते हैं अपना खाना और हमारे लिए ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू पुश एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज हार्ड द फोर्स यू एक्सर्ट इज, आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया दुगनी मेहनत से, तो कितना फोर्स अप्लाई किया? ऑप्शंस आर हाफ एज मच, द सेम, ट्वाइस एज मच or 4 times as much. So let's see what the answer is going to be, and the answer is twice as much. जितनी दुगनी मेहनत से आपने किया फोर्स अप्लाई पुशिंग का, उतना ही फोर्स तो आपने अप्लाई किया, which is twice as much. Okay, a very very easy question and I hope आपने आंसर जरूर किया होगा. Okay, identify the correct statement. आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है. Friction is more on smoother surfaces. Electrostatic force needs physical contact in order to show its effect. Fuel stored electrical energy, fuel में stored electrical energy होती है. A balanced force results in no movement. तो अब आगे चल के देखते हैं भाई कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, right? And the answer is A balanced force results in no movement. तो पहले 3 गलत क्यों हैं भाई? सबसे पहले इसकी बात करते हैं. Friction is more on smoother surface, absolutely wrong. It is more on rough surfaces. Electrostatic force needs physical contact, absolutely not. It is a non-contact force. Hence, it does not need any kind of physical contact. Fuel has stored electrical energy. बिल्कुल गलत. It has stored chemical energy. ठीक है, सो आई होप ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने मैंने जस्टिफाई कर दिया है एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, अब हम आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे. तो यहां पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो मिनिमम आप 2 डिफरेंसेस कम से कम देंगे. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करेंगे. तो आप एक बना लेंगे टेबल, जहां एक तरफ आप लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्स, दूसरी तरफ अनबैलेंस्ड फोर्स. पहला पॉइंट बैलेंस्ड फोर्स के बारे में, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. ऑन द अदर हैंड, when the net force acting is not equal to 0, it is said to be a unbalanced force. तो ये पहला डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में. अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में. नो मूवमेंट टेक्स प्लेस, क्योंकि जब कोई नेट फोर्स ही नहीं है तो मूवमेंट कहां से होगा बैलेंस्ड फोर्स के केस में. और यहाँ पे इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द पोजिशन और द मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं है. तो इस तरह आप 2 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पार्ट क्वेश्चन है. पहला पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज फोर्स, मेंशन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स फॉर 1 मार्क. तो 0.5 मार्क्स फोर्स की डेफिनेशन के लिए, 0.5 मार्क्स किसी भी 2 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में. ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं फोर्स के और फोर्स की डेफिनेशन. तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह अटेम्प्ट करोगे. फोर्स इज सेड टू बी अप्लाइड व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इन अ वेरी सिंपल लाइन. इसके आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स. नाउ हमने बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़े. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन्हीं 2 इफेक्ट्स के बारे में मेंशन करने के लिए. तो टोटली आपकी फ्रीडम है, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप कौन से 2 इफेक्ट्स यहाँ पे लिखना चाहेंगे. सो द फर्स्ट इफेक्ट इज चेंज दी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पीड चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है. चेंज दी डायरेक्शन, शेप और दी साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. राइट, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट दी mass of a body on which 50 Newton force is acting and it is moving with an acceleration of 10 meter per second square. तो ये है एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो मैं इस वक्त आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. ठीक है, हमें यहाँ पे मास ढूंढना है, हमारे पास है नहीं. फोर्स हमें क्या दिया है, 50 न्यूटन. एक्सेलरेशन हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब अगर इसे हम फोर्स के फॉर्मूला में लगा दें इन दोनों वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा, 50
इक्वल टू, मास तो हमें ढूंढना ही है, दिया ही नहीं, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस 10 को 50 के नीचे ले आओ, तो अब क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू मास, ये 0 एंड 0 कट, तो 5 kg इज द मास ऑफ द बॉडी एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैंने यहां सॉल्व करके दिखाया है, इसी तरह आप भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखिए एंड सी इफ यू आर एबल टू गेट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब 6th क्वेश्चन जो है ये भी है एक 2-part क्वेश्चन, जहां पर पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर 2 मार्क्स। अगेन कम से कम 2 डिफरेंसेस आपको इन दोनों में लिखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द 2 मार्क्स। तो देखते हैं किस तरह आप अपने आंसर को एक्सप्रेस करोगे। आप टैबुलेटेड फॉर्म में इस आंसर को लिखोगे, एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। So since it is unlimited, it can be used again and again. This is limited, it cannot be used again and again. ठीक है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ये सस्टेनेबल सोर्स बन जाती है बिकॉज इसे फ्यूचर जनरेशंस भी यूज कर सकती हैं एंड दैट इज द रीजन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं इसे। नॉन सस्टेनेबल, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर इट विल फिनिश, इट विल गो एक्सटिंक्ट, है ना, इसलिए हम इसे एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। प्लीज मेक श्योर इसमें आप एग्जाम्पल्स जरूर दें, जैसे कि सन, वाटर, विंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और नॉन रिन्यूएबल के लिए कोल, पेट्रोल। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, यानी कि एनर्जी को डिफाइन कीजिए राइट इन सिंपल टर्म्स, और कोई भी 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में आपको बताना है गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी क्या है भाई, द कैपेसिटी टू डू वर्क। इन वेरी सिंपल लाइन यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस। ठीक है, इट हैज मेनी फॉर्म्स, हमने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब आपको पूछा गया है 4, तो ये आपकी मर्जी है आप कौन से 4 के बारे में बताना चाहें। मैंने यहाँ पे 4 जो बताए वो मैं आपको बताती हूँ। हीट एनर्जी यानी कि गिव्स अस द फीलिंग ऑफ वार्मथ, एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक हीटर। हाइड्रो एनर्जी यानी कि जो आपको फॉलिंग वाटर से मिल रही है, एग्जाम्पल इज डैम। ठीक है, ये तो हो गई 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब आगे देखते हैं कौन से 2 फॉर्म्स हैं। यहां पर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूविंग एयर और विंड, एग्जाम्पल इज विंड मिल्स। ठीक है, एंड केमिकल एनर्जी यानी कि विच इज स्टोर्ड इन फूड एंड फ्यूल। तो ये बेसिकली इस तरह आप सारे ही जो ये क्वेश्चन है इसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ with this students we finally come to an end of our chapter on force and energy। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रही हूं अगेन एंड अगेन कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी लर्निंग है इन दोनों ही चीजों से रिलेटेड, इन दोनों ही टर्म्स से रिलेटेड सारी चीजें कवर की गई हैं along with objective as well as subjective questions। So please do see this video, right? Attempt the questions, comment box में लिखिए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने आज का वीडियो देखा, और प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ और ऐड कर सकते थे। ठीक है, जरूर अपने सजेशंस दीजिएगा। टिल देन बाय फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपको मिलूंगी विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो बाय एवरीवन।